हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में शुरू कर दिया हूं और यूनिट फर्स्ट से मैं आज आप लोगों को प्लेटो का आदर्श राज्य बताने जा रहा हूं। प्लेटो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का दार्शनिक शासक, प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो की जीवनी इत्यादि विषयों में मैं आपको बता चुका हूं। इन सभी विषयों पर, इन सभी शीर्षकों पर मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। आज मैं आप लोगों को प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में बताऊंगा। प्लेटो, व्हाट इज आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटोस थियरी, प्लेटो के सिद्धांत में आदर्श राज्य है क्या। तो जैसा कि प्लेटो आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक की कल्पना करता है, दार्शनिक शासक की कल्पना करता है, शासक, और दार्शनिक शासक कहाँ होंगे? आदर्श राज्य में ही होंगे। दार्शनिक शासक आदर्श राज्य के बाहर नहीं हो सकते हैं। प्लेटो कहता है रिपब्लिक में कि जब तक राजकुमारों में या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती या फिर दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, तब तक आदर्श राज्य की कल्पना करना मुश्किल है, तब तक आदर्श राज्य को स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से प्लेटो रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। ऐसा राज्य जहां किसी प्रकार का संघर्ष न हो, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपन्न हों, सबकी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, न्यायिक व्यवस्था बनी रहे। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में के अंतर्गत हम 3 तत्व देखते हैं। 3 तत्व या 3 वर्ग मिलते हैं, 3 वर्ग मिलते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य में। पहला है शासक वर्ग, शासक वर्ग, और दूसरा है सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा है उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो कहता है कि प्लेटो समाज का त्रिस्तरीय विभाजन करता है, त्रिवर्गीय विभाजन करता है। वह कहता है कि जिसके अंदर बुद्धि की या विवेक की प्रधानता होगी वो शासक वर्ग होगा, और जिसके अंदर साहस की प्रधानता होगी या शौर्य की प्रधानता होगी वह सैनिक वर्ग में सम्मिलित होगा, और जिसके अंदर क्षुधा की प्रधानता या भूख की प्रधानता या तृष्णा की प्रधानता होगी वह क्या होगा? वह उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होगा। तो प्लेटो समाज को 3 वर्गों में बांटता है, राज्य को 3 वर्गों में बांटता है, और सबसे ऊपर जो है वह दार्शनिक शासक है। इसमें सबसे ऊपर कौन है? दार्शनिक शासक है। प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना विभिन्न तत्वों को मिलाकर की गई है। जैसा कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जो जो थ्योरी दिया है, प्लेटो ने रिपब्लिक में जो जो थियरी दिया है, सभी थियरी को मिलाकर हम आदर्श राज्य बना सकते हैं, आदर्श राज्य का निर्माण कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं या सिद्धांत हैं जिनसे मिलकर आदर्श राज्य का निर्माण होता है। पहला है न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है अपने रिपब्लिक में, न्याय सिद्धांत दिया है। जैसा कि वह तत्कालीन यूनान में व्याप्त वह न्यायिक व्यवस्थाओं की आलोचना करता है, न्यायिक व्यवस्थाओं की आलोचना करता है, जैसे कि परंपरावादी विचारधारा पर प्रहार करता है, जिसके प्रतिपादक हैं शेफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस। वहीं वह उग्रवादी विचारधारा का खंडन करता है, जिसके प्रतिपादक हैं थ्रेसिमेकस। वहीं वह व्यवहारवादी सिद्धांत का खंडन करता है, जिसके प्रतिपादक हैं ग्लाका और प्लेटो का भाई एंडीमंटस। तो इन विभिन्न सिद्धांतों का वह खंडन करता है। वह इन विभिन्न सिद्धांतों का खंडन करके अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जिस तरह से वो समस्त शरीर पर विवेक का यानी कि आत्मा का वास होता है, इसी तरह से संपूर्ण जगत पर या संपूर्ण राज्य में किसका वास होना चाहिए, किसका स्थान ऊंचा होना चाहिए? दार्शनिक शासक का स्थान ऊंचा होना चाहिए। तो समाज को 3 वर्गों में बांटता है। वह कहता है कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा।
तो वह कहता है कि जिसके अंदर विवेक की प्रधानता होती है वह शासक वर्ग में होता है, और जिसके अंदर साहस की प्रधानता होती है वह सैनिक वर्ग होता है, और जिसके अंदर क्षुधा की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग होता है, यानी कि वह उत्पादक वर्ग में जाते हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि सभी वर्गों का अपना अपना कार्य करना, सभी वर्गों के द्वारा अपना अपना कार्य किया जाना, और किसी भी व्यक्ति के किसी भी दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है आदर्श राज्य के अंतर्गत? जब सभी वर्ग अपना अपना कार्य करते रहें और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। इस तरह से प्लेटो ने एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह विवरण स्पार्टा और एथेंस को मिलाकर उसने प्रस्तुत किया है। वह स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां देखता है, एथेंस की शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां देखता है। तो दोनों की कमियों को दूर कर वह एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का समन्वय करता है। समन्वय करके वह शिक्षा को दो स्तरों में बांटता है, एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। तो प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया है उसमें वह शिक्षा को दो वर्गों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च वर्ग की शिक्षा। जो 18 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा लेने के उपरांत एक परीक्षा होगी, परीक्षा के परिणाम स्वरूप परीक्षा के उपरांत जो सफल होंगे वह 18 से 20 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह जो 18 से 20 की शिक्षा होगी यह सैनिक शिक्षा होगी, और 20 से ऊपर जो वह जाएंगे तब वह उच्च शिक्षा होगी, जिसमें कि संरक्षक वर्ग तैयार किए जाएंगे। उसमें शिक्षा देकर संरक्षक वर्ग तैयार किए जाएंगे। तो प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य था कि एक संरक्षक वर्ग तैयार करना, एक ज्ञानी वर्ग तैयार करना, जिसके द्वारा शासन सुनिश्चित किया जा सके। साम्यवादी व्यवस्था, तीसरा हम साम्यवादी व्यवस्था देख सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था, प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा में संपत्ति और स्त्रियों के द्वारा जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किए, तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में साम्यवादी विवरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जो परिवार है और संपत्ति है यह व्यक्ति को कार्य करने से रोकती है। प्लेटो कहता है कि कार्य करने से रोकती है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने परिवार के मोह में पड़ जाता है, संपत्ति के मोह में पड़ जाता है, तो वह समाज कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है, वह आदर्श राज्य के लिए सहयोग नहीं दे सकता है। ऐसे में जो संरक्षक वर्ग हैं वह, यानी कि जिनका कार्य है आदर्श राज्य की प्राप्ति करने में सहयोग देना, आदर्श राज्य की स्थापना में जिनका योगदान है, किसका योगदान है? संरक्षक वर्ग का योगदान है। तो संरक्षक वर्ग को वह संपत्ति से मुक्त कर देता है, परिवार से मुक्त कर देता है। वह कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, सोने चांदी का स्पर्श करना नहीं चाहिए, उनकी निजी परिवार नहीं उनको रखना चाहिए, निजी पत्नियां नहीं होंगी, जो भी होगा सब सामूहिक होगा, और उनको इतना धन मिलेगा कि वह वर्ष भर में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें, वह बचत नहीं कर सकेंगे। कहने का आशय यह है कि जो संरक्षक वर्ग है वह संपत्ति से दूर रहेगा, परिवार से दूर रहेगा। जब उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, तो वह उसका कार्य केवल एक ही होगा, एक राज्य के लिए योगदान देना, राज्य के लिए योगदान देना, यानी कि अपने हितों को राज्य के हितों के अंतर्गत वह बलिदान दे देता है। यानी कि राज्य का हित श्रेष्ठकर है और व्यक्ति का हित निम्नतर है, व्यक्ति के हित कुछ नहीं है, जो भी है वह राज्य के हित है। संरक्षक वर्ग केवल राज्य के लिए कार्य करेगा और राज्य की सुरक्षा करेगा, राज्य के लिए नीतियां बनाएगा, राज्य का प्रशासन करेगा। तो इस तरह वह साम्यवादी व्यवस्था से आरोपित कर देता है संरक्षक वर्ग के ऊपर, लेकिन उत्पादक वर्ग के ऊपर आरोपित नहीं करता है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना में साम्यवादी सिद्धांत दिया है। जो चौथा पॉइंट आता है वह है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये जो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है इसके तहत हर व्यक्ति का एक कार्य होगा, हर व्यक्ति का एक कार्य होगा और वह केवल वही कार्य करेगा जिस कार्य को करने योग्य है। जैसे उत्पादक वर्ग केवल उत्पादक का कार्य करेगा और शासक वर्ग केवल शासक वर्ग केवल
शासक वर्ग केवल नीति निर्माण करेगा, राज्य की सेवा करेगा, राज्य के लिए नीतियां बनाएगा, वह सबकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेगा। इसी तरह से सैनिक वर्ग का कार्य होगा कि वह केवल देश की रक्षा करे, शांति की रक्षा करे और समाज को चोर डाकुओं से मुक्त रखे। तो इस तरह से जो त्रिवर्गीय संरचना प्लेटो प्रस्तुत की है, हर वर्गों का अपना अपना दायित्व है, वह अपना अपना कार्य करते रहेंगे, किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्लेटो एक व्यक्ति एक राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका, वो दार्शनिक शासक की धारणा है। वह दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक महत्वपूर्ण हैं। बिना दार्शनिक शासक के आदर्श राज्य की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। यह दार्शनिक राजा क्या होगा? वह कहता है कि दार्शनिक राजा वह व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति हो, दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होगा जो महाज्ञानी होगा, जो जिसके पास निर्लिप्त बुद्धि होगी, वह निर्लिप्त बुद्धि के द्वारा शासन करेगा। यानी कि वह सत्य असत्य को जानने वाला हो, सत्यम शिवम सुंदरम को जानने वाला हो, वह नैतिकता का महापुरुष हो, नैतिक नियमों का ज्ञाता हो, इत्यादि सारे, यानी कि सारे जो देवत्व के गुण हैं सब उस दार्शनिक शासक में विद्यमान हो, तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक शासक होगा। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उस कार्य में कभी भी हम उंगली उठा नहीं सकते हैं। उसके दार्शनिक शासक के द्वारा किए गए कार्य पर आक्षेप नहीं किया जा सकता, आलोचना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि सबसे ऊपर है। इसलिए आदर्श राज्य का प्रशासन किसके द्वारा होना चाहिए? दार्शनिक राजा के द्वारा होना चाहिए। आइए हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आदर्श राज्य की विशेषताएं, इसकी विशेषता जो है, आदर्श राज्य के अंतर्गत प्लेटो के आदर्श राज्य में पहली विशेषता यह मिलती है कि स्त्री पुरुष के समानता पर बल देता है। क्योंकि स्पार्टा में स्त्री और पुरुष समान थे, लेकिन प्लेटो तो एथेंस का रहने वाला था। एथेंस में स्त्री पुरुष समान नहीं थे, तो प्लेटो स्त्री और पुरुषों में समानता स्थापित करने के लिए वह साम्यवादी व्यवस्था प्रस्तुत किया। एथेंस में स्त्रियां पढ़ लिख नहीं पाती थी, यानी कि वही स्त्रियां पढ़ लिख पाती थी जो कि कुलीन वर्ग से संबंधित होती थी, वो भी उनको केवल गृह कार्य की शिक्षा दी जाती थी। जबकि ये स्पार्टा में जितना पुरुषों का अधिकार था उतना स्त्रियों को भी अधिकार था। तो स्पार्टा में सैनिक भी बन सकती थी, स्त्रियां सैनिक भी बन सकती थी, वह सेनापति भी बनती थी, वह सूरवीर होती थी, पुरुषों की तरह सूरवीर होती थी, यानी कि उनको सभी अधिकार प्राप्त थे जो एक पुरुष को प्राप्त होते थे। स्त्रियां शासक भी बन सकती थी, लेकिन एथेंस में ऐसा कुछ नहीं था। एथेंस में स्त्रियों को समानता नहीं दी गई थी। इसलिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें स्त्री पुरुष समान होंगे, यानी कि जो शासक होंगे वह स्त्रियां भी हो सकती हैं। यदि स्त्रियां दार्शनिक हैं तो शासक हो सकती हैं, संरक्षक वर्ग में जा सकती हैं, उनके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, क्षमता है, तो स्त्रियां भी संरक्षक वर्ग की शासिका हो सकती हैं, संरक्षक वर्ग में सम्मिलित हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष की समानता पर प्लेटो बल देता है। प्लेटो नैतिक और आध्यात्मिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। उसका राज्य क्या है? पूर्ण रूप से नैतिक है। नैतिक और आध्यात्मिक राज्य प्रस्तुत करना चाहता है। वह कहता है प्लेटो कि जब राज्य आध्यात्मिक होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं होगी, सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानेंगे, सबको सत्य असत्य उचित अनुचित का ज्ञान होगा, सबको नैतिकता का ज्ञान होगा, और जहां नैतिकता होगी वहां अपराध नहीं होंगे, बुराइयां नहीं होंगी, भ्रष्टाचार नहीं होंगे, हर व्यक्ति नैतिक पुरुष होगा। और जब नैतिक पुरुष होगा तो जो राज्य होगा वह अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो इस तरह से प्लेटो नैतिक राज्य की स्थापना करता है, आध्यात्मिक राज्य की स्थापना करता है। वह कहता है कि इसमें संरक्षक वर्ग जो है वह दर्शन का ज्ञान रखने वाले होंगे, सब कुछ जानने वाले होंगे, परम तत्व को जानने वाले होंगे, और जब राज्य का जो मुखिया होगा या जो राज्य का शासक होगा वह महाज्ञानी होगा, परम तत्व को जानने वाला होगा, तो ऐसे व्यक्ति के राज्य में कोई किसी प्रकार की बुराई उत्पन्न नहीं हो सकती है। फिर प्लेटो के अनुसार राज्य जो है वह साध्य है, राज्य साध्य है और व्यक्ति जो है वो साधन है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। प्लेटो कहता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है।
साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य, और साधन का मतलब मीन्स, जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित नहीं होगा, जो भी हित होगा वह राज्य के अंतर्गत होगा, वह राज्य के लिए ही कार्य करेगा। शासक का कोई अपना हित नहीं होगा, न तो उसके परिवार होंगे, न तो वह संपत्ति इकट्ठा कर सकेगा, वह केवल राज्य के लिए कार्य कर सकेगा। तो इस तरह से राज्य जो होगा, राज्य है वह साध्य है, व्यक्ति क्या है, साधन है। व्यक्ति के समस्त हित राज्य के हित में विलीन हो जाएंगे, व्यक्ति का अपना कोई हित नहीं होगा। प्लेटो राज्य की जैविक धारणा प्रस्तुत करता है, जैविक धारणा प्रस्तुत करता है। प्लेटो कहता है कि राज्य क्या है, एक मनुष्य की तरह से है, एक मनुष्य की तरह से है। प्लेटो राज्य की जैविक धारणा प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि राज्य भी एक जीव की तरह से है। जिस तरह से जीव निरंतर उन्नति करता रहता है, उसी तरह से राज्य भी निरंतर उन्नति करता रहता है। जिस तरह से जीव के अंतर्गत विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी तरह से राज्य के अंतर्गत भी विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण चट्टान या बलूत के वृक्षों से नहीं होता, यह व्यक्ति के चरित्रों से होता है। यानी व्यक्ति अच्छे होंगे तो राज्य भी अच्छे होंगे। व्यक्ति का कोई भी अंग अगर असंतुलित हो जाता है तो वह उचित कार्य नहीं कर पाता। इसी तरह से राज्य का भी कोई अंग खराब हो जाता है, इसी तरह से राज्य का भी कोई अंग असंतुलित हो जाता है या खराब हो जाता है तो राज्य भी कार्य नहीं कर पाता है। तो राज्य और व्यक्ति में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो प्लेटो राज्य की तुलना किससे करता है, जीव से करता है, सावयव से करता है, यानी कि जीव से करता है। प्लेटो कहता है कि राज्य को शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण अब प्लेटो यह कहता है कि राज्य को शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, राज्य के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, राज्य के अनुरूप होनी चाहिए। राज्य के अनुरूप का मतलब, जैसा कि प्लेटो ने शिक्षा योजना प्रस्तुत की है, तो प्लेटो का कहना है कि यही शिक्षा पद्धति राज्य में संचालित होना चाहिए। यह शासक का परम दायित्व होता है कि वह शिक्षा का प्रसार करे, शिक्षा का प्रसार करे, सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार करे, किसी प्रकार का भेदभाव न करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह स्त्री पुरुष की समानता पर आधारित है, वह पूर्ण रूप से नैतिक है, आध्यात्मिक है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। वह राज्य जो है जीव की तरह से है और शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की ये विभिन्न विशेषताएं हैं। हम देख सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें दार्शनिक शासक होगा, शिक्षा प्रणाली होगा, न्यायिक पद्धति होगी, न्यायिक प्रणाली होगी और उसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था होगी। लेकिन प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का विवरण प्रस्तुत किया है कि आदर्श राज्य में ये सारे सब कुछ होंगे, आदर्श राज्य में ये सब कुछ समाहित होंगे। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी की जाती है। इसमें पहली आलोचना यह की जाती है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत विधि का उल्लंघन किया है, विधि की अवहेलना की है। यानी कि जैसा कि हर राज्य में विधि का शासन होता है, हर राज्य में विधि का शासन होता है और विधि का ही नियंत्रण होता है, चाहे शासक हो चाहे शासित हो। यहाँ पर विधि नहीं होगी, क्योंकि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक जो होगा वह परम ज्ञाता होगा, वह तत्व दार्शनिक होगा, वह तत्व को, परम तत्व को जानने वाला होगा, महाज्ञानी होगा, महानैतिक होगा, महाआध्यात्मिक पुरुष होगा। ऐसे में नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह कभी त्रुटि नहीं कर सकता है, कभी गलती नहीं कर सकता है। वह जो भी करेगा अपने विवेक से करेगा और अच्छा करेगा, सत्य के लिए सद के लिए करेगा, सद के लिए करेगा, अच्छाई के लिए करेगा। तो नियमों की आवश्यकता नहीं होगी, कानून की आवश्यकता नहीं होगी। कानून की वहाँ आवश्यकता होती है जहाँ राजा अनैतिक होते हैं, कानून की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है जहाँ राजा नैतिक होते हैं। तो इस तरह से वह विधि की अवहेलना करता है। लेकिन प्लेटो के जो आदर्श राज्य है या दार्शनिक राज्य का सिद्धांत है, यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत विधि आवश्यक होती है। प्लेटो ने यहाँ दार्शनिक शासक को आदर्श राज्य का संपूर्ण बना दिया है, यानी कि जो संप्रभु है या संपूर्णता है वह दार्शनिक शासक को सौंप दी है। यहाँ दार्शनिक शासक जो होगा वह इतना ज्ञाता होगा कि किसी से
सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर यह लोकतंत्र की अवहेलना करता है, लोक मत के प्रति अनुत्तरदायी उसका शासक होता है, क्योंकि वह लोगों से नहीं पूछेगा, क्योंकि लोग उससे कम ज्ञानी होंगे, लोग उससे कम ज्ञानी होंगे। यानी कि संरक्षक वर्ग और दार्शनिक राजा ही मिलकर सभी विधियों का, सभी नियमों का, सभी योजनाओं का निर्माण कर लेंगे। वहाँ लोकमत की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें लोकमत की अवहेलना की गई है। जैसा कि शेबाइन कहते हैं कि प्लेटो ने शासन की चिकित्सा से इस अति तक तुलना की है कि राजनीति अराजनीति बन जाती है। शेबाइन कहते हैं प्लेटो ने शासन की चिकित्सा से इस तरह से तुलना की है। प्लेटो ने शासन की तुलना किससे करता है? चिकित्सा से करता है। तो चिकित्सा से इस तरह से तुलना की है कि जो राजनीति है वो अराजनीति बन गई है। प्लेटो के आदर्श राज पर तीसरा आक्षेप यह लगाया जाता है कि आदर्श राज का जो साधन है वो अव्यवहारिक है। साधन क्या है? अव्यवहारिक है साधन। प्लेटो जिस साधन से आदर्श राज की स्थापना करना चाहता है, ये सारे साधन यह कभी जमीन पर या धरातल पे व्यवहारिक नहीं हो सकते हैं। उसकी न्याय की जो व्यवस्था है वह न्याय की व्यवस्था भी अप्रासंगिक है, शिक्षा की व्यवस्था भी अप्रासंगिक है। साम्यवाद की जो स्थापना वह करता है, साम्यवादी शासन की स्थापना करता है, वह साम्यवाद भी अव्यवहारिक है। यह सब प्लेटो के सारे सिद्धांत असंभव है, हम व्यवहार भी कभी देख नहीं सकते हैं। यह स्वप्न में ही संभव हो सकता है, स्वर्ग में ही संभव हो सकता है। जो त्रिवर्गीय प्लेटो ने विभाजन किया है यह भी अव्यवहारिक है। हम इस राज्य को 3 वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। शासन में सबका उत्तरदायित्व होता है, सबका अंश होता है, सबका भाग होता है। तो इस तरह से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह अव्यवहारिक है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह संघर्ष को जन्म देने वाला है। वह किसको जन्म देने वाला है? संघर्ष को जन्म देने वाला है। जैसा कि प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, तो साम्यवादी व्यवस्था भी व्यभिचार को जन्म देता है, संघर्ष को जन्म देता है। इसी तरह से वह कहता है कि वह शासन को 2 वर्गों में बांट दिया है, अंत में 2 वर्गों में बांट दिया है, उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग। उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में यह 2 वर्ग मिलते हैं देखने को, यानी कि संरक्षक वर्ग के अंदर दार्शनिक शासक भी शामिल हैं। तो उत्पादक वर्ग अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, उत्पादक वर्ग जो है अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, उसका लाभ कौन लेंगे? उसका लाभ कौन लेंगे? संरक्षक वर्ग लेंगे। यानी कि बिना श्रम किए दूसरों के श्रम पर यह संरक्षक वर्ग जीवित रहेगा, यह संरक्षक वर्ग जीवित रहेगा और यह अनायास ही अनेक प्रकार के इसके ऊपर कर भी लगा सकता है। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग में संघर्ष की संभावना देखने को मिलती है या संघर्ष की संभावना हो सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वह नितांत अव्यवहारिक है। वह केवल सपने में ही संभव हो सकता है, व्यवहार के धरातल पर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की स्थापना की है उसने बहुत सोच समझ कर की है। रिपब्लिक को उसने बहुत सोच समझ कर लिखा है, क्योंकि रिपब्लिक पूर्ण रूप से दार्शनिक पद्धति पर आधारित है, आदर्शवादी पद्धति पर आधारित है। तो प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने विभिन्न सिद्धांत दे दिए। आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया, शिक्षा का, साम्यवाद का और स्त्रियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद और एक दार्शनिक शासक की भी स्थापना कर डाली। लेकिन प्लेटो चाहता था कि समाज से सभी बुराइयां दूर हों, जैसा कि एथेंस और स्पार्टा में उस समय प्राचीन यूनान में हुआ करता था। उसके गुरु को विष का प्याला दे दिया गया। लोकतंत्रवादियों ने उसके गुरु को विष का प्याला दे दिया और फिर जो उसके पश्चात 30 आतताइयों का जो शासन आता है प्लेटो के समय में, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो प्लेटो शासन से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहता था, इसलिए आदर्श राज्य की व्यवस्था की या आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेटो का स्टेट्समैन या पॉलिटिकस या फिर लाज के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।